चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। ठीक है, कल हम लोगों ने अपना एक जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सबसे पहले हमने सिलेबस के ऊपर बात की थी, और सिलेबस के ऊपर बात करने के बाद हमने पेपर 3 की कौन सी यूनिट से शुरुआत की थी बेटा? यूनिट 1 से शुरुआत की थी, जिसको हम जर्नल साइंस कह रहे थे। और जर्नल साइंस के अंदर हम लोगों ने बायोलॉजी से शुरुआत की। तो कल हमने सिंपली समझा था कि बायोलॉजी क्या है, क्या बेसिक कंडीशन है, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, अरस्तु के बारे में बात की थी, जूलॉजी के बारे में बात की थी, बॉटनी के बारे में बात की थी, फ्लोरा के बारे में बात की थी, और फाउना के बारे में बात की थी। यस और नो? आप लोगों को याद होगा कौन से टर्म का इस्तेमाल किया था बेटा? फ्लोरा और फाउना शब्दों का इस्तेमाल किया था। और ये भी देखा था कि क्या बेसिक अंतर है, कि कब आप फ्लोरा कहोगे, कब आप बॉटनी कहोगे, कब आप जूलॉजी कहोगे, कब आप आपके फाउना कंडीशन कहोगे। इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था, या इन सारी चीज़ों को हम कंप्लीटली समझ चुके थे। ठीक है, अब आपके सिलेबस में एंटर करने से पहले आपको कहाँ एंटर करना है बेटा? आपके सिलेबस में एंटर करना है। ठीक है, विशेषकर आपको मानव शरीर अंग को पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं जैव विकास। क्या कहते हैं बेटा? जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, जिससे आपकी सारी कहानी क्या होगी? क्लियर हो जाएगी। सिंपल सी कंडीशन है। तो नीचे एक हेडिंग डालेंगे, जैव विकास या कौन सा इवोल्यूशन बेटा? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, तो नीचे एक हेडिंग डालेंगे, कौन सा बेटा? जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायोलॉजी के अंदर हम किसको पढ़ रहे हैं? जीव जंतुओं को पढ़ रहे हैं। या जीवन का अध्ययन ही क्या कहला रहा है? बायोलॉजी कहला रहा है, जो देखने को मिलेगा। हाँ या ना? ये बात हमने कल भी की थी। हाँ या ना? ठीक है, तो ये बेसिक सी कंडीशन थी, जिसको हमने कल भी कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट कंडीशन पर जब हम बात करना शुरू करते हैं, तो आपके यहाँ जो जीवन है, हमारे यहाँ क्या है बेटा? जो जीवन है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। धीरे धीरे क्या हुआ है? इवॉल्व हुआ है, यानी कि धीरे धीरे वो विकसित हुआ है, जो देखने को मिलेगा। सिंपल सी कंडीशन है। जैसे अगर मैं बात करूं, तो आज से मतलब 20 लाख साल पहले, 50 लाख साल पहले ह्यूमन जैसी कोई चीज नहीं है। धरती के ऊपर क्या ह्यूमन है? तो सिंपल सी बात है, ह्यूमन जैसी कोई चीज नहीं है। धीरे धीरे इवोल्यूशन से, किससे बेटा? आपके इवोल्यूशन से आपके जीवन का धीरे धीरे क्या हुआ है? विकास हुआ है, जो देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये इवोल्यूशन केवल ह्यूमन में ही नहीं हो रहा है। जितनी भी जीवित अवस्थाएं हैं, सिंपल सी कंडीशन है, लगभग धीरे धीरे हर जगह पर क्या होता है बेटा? इवोल्यूशन देखने को मिलता है। धीरे धीरे हर जगह पर विकास देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है। यस और नो? और ये चेंजेस धीरे धीरे किसके साथ देखने को मिलते हैं? समय के साथ देखने को मिलते हैं। उसी कहानी को कौन सा विकास कहा जाता है? जैव विकास कहा जाता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। भाई सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन सारे बंदर सो रहे थे और दूसरे दिन सारे बंदर उठकर इंसान बन गए, कोट पैंट पहन के कहाँ जाने लग गए? ऑफिस जाने लग गए या पढ़ने लग गए। ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये एक कहते हैं ना, स्लो प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है, जो समय के साथ धीरे धीरे क्या हो रही है? चल रही है। और उसी प्रोसेस को आप कौन सा एवोल्यूशन कहते हैं बेटा? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, या हिंदी में क्या कहते हैं? जैव विकास कहते हैं, जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं जैव विकास को एक सिंगल लाइन में लिखना चाहूं, कितनी लाइन में लिखना चाहें? एक सिंगल लाइन में लिखना चाहे, तो जैव विकास में सीधा सीधा ये लिखा जाता है कि जीवों में समय के साथ होने वाला क्रमिक परिवर्तन। जीवों में समय के साथ होने वाला, अभी अभी लिखोगे नहीं, सुनोगे। ठीक है, जीवों में समय के साथ होने वाला क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक मतलब धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन, क्या कहलाता है बेटा? जैव विकास कहलाता है। ठीक है, और ये जैव विकास समय के साथ निरंतर क्या होता है? चलता रहता है। ये कभी भी रुकने का नाम
नहीं लेता। सिंपल सी कंडीशन है। आज भी हमारे अंदर किसकी प्रोसेस चल रही है? एवोल्यूशन की प्रोसेस चल रही है। आज भी हम सब किसकी अवस्था में है बेटा? विकास की अवस्था में है। अभी भी हमारे अंदर विकास की कहानी चल रही है। ठीक है, बहुत सिंपल सी कंडीशन है, ये रुकी नहीं है, लेकिन इतनी स्लो है कि कई पीढ़ियां गुजरने के बाद वो क्या हो रही है, दिखाई दे रही है, जो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समय के साथ चलने वाला एक कैसा परिवर्तन है? क्रमिक परिवर्तन है, जो समय के साथ लगातार चलता रहता है, जो कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता। सिंपल सी कंडीशन, जैसे आज हम होमो सेपियंस के रूप में बैठे हुए हैं, हो सकता है कि आने वाली जनरेशन हमसे ज्यादा एडवांस हो सकता है आने वाली जनरेशन मतलब ये नहीं कि अगली पीढ़ी होगी, आने वाली जनरेशन मतलब आज से शायद हो सकता है हजारों लाखों साल के बाद जो ह्यूमन की जो नई प्रजातियां निकले, वो हमसे देखने में भी अलग हो, उनका इंटेलिजेंसी लेवल क्या हो, अलग हो, उनकी कहानी पूरी तरह से क्या हो गई हो, बदल गई हो। तो वो सब किसका हिस्सा कहलाएंगे? जैव विकास का हिस्सा कहलाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जैव विकास का, कि दुनिया में जो भी जीव हैं, दुनिया में क्या है बेटा, जो भी जीव हैं, खासकर विशेषकर जो कॉम्प्लेक्स जीव हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, समय के साथ विकसित कराते हैं। क्या कराते हैं? विकसित कराते हैं। विकास की अवस्थाएं चलती रहती हैं। इसी अवस्था को कौन सा विकास कहा जाता है? जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, क्या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कभी रुकता है? नहीं, ये समय के साथ लगातार क्या करने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी भी रुकती नहीं है। और ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आपको ज्यादा दिखेगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में। कहाँ दिखाई देगा? कॉम्प्लेक्स, जो जटिल जीव है, जैसे हम लोग हैं। हम लोग किस कैटेगरी में आएंगे? कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में। हम जीवों की कौन सी कैटेगरी है बेटा? कॉम्प्लेक्स कैटेगरी है, क्योंकि हमारा हमारा शरीर कोई एकाध चीज से मिलकर नहीं बना है। बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारे क्या है, ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो, सिंपल सी कंडीशन है, अंग तंत्र है, जिनसे मिलकर क्या बना है, शरीर बना है। तो शरीर की कंडीशन एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है, जो आपको देखने को मिलेगी। तो जैव विकास को तीन शब्दों से समझो या तीन लाइन से समझो। पहला, पहला, किसी भी जीव में होने वाला क्रमिक परिवर्तन। किसी भी जीव में होने वाला कौन सा परिवर्तन बेटा? क्रमिक परिवर्तन। कौन सा विकास कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। क्लियर है? पॉइंट नंबर दो। ठीक है, ये क्रमिक परिवर्तन कभी भी रुकता नहीं है, समय के साथ लगातार क्या रहता है, चलता रहता है। जीवों में परिवर्तन होते रहते हैं। हम भी परिवर्तित होके बने हैं, आप लोग भी परिवर्तित होके बने हैं, आने वाली जनरेशन भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। समय के साथ चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी ही होंगी। और आपका जैव विकास सरल जीवों की अपेक्षा, कौन से जीवों की अपेक्षा? सरल जीवों की अपेक्षा कौन सी जगह ज्यादा दिखाई देता है? जटिल जीवों में ज्यादा दिखाई देता है। सिंपल सी बात है, आप सरल का जीवन देखोगे, वहां आपको इतने चेंजेस दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू द कौन से जीव देखना शुरू करोगे, जटिल जीव देखना शुरू करोगे, तो वहां आपको क्या दिखाई देंगे, चेंजेस ज्यादा दिखाई देंगे। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल। आपकी छठवीं या सातवीं क्लास की एनसीईआरटी में आपके टीचर्स आपसे अमीबा का डायग्राम बनवाते थे। अमीबा का चित्र बनाइए, हाँ या ना? बनाया था? ठीक है, कैसे बनाया था? कुछ भी बना दो, ऐसे ऐसे क्या, ये लो, सिंपल सी बात है, ये क्या है आपका? अमीबा है, हाँ या ना? चलेगा? अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय। कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। बोल लो हाँ या ना। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। मतलब पूरा शरीर कितनी कोशिका से बना है? एक कोशिका से बना है। ठीक है, अब तुम एक चीज बताओ, दुनिया की सारी प्रोसेस, अमीबा का जो जीवन है वो कितनी कोशिका पे चल रहा है? एक कोशिका पे चल रहा है। वो अपने आप को बांट लेगा तो दो अमीबा बन जाएंगे, फिर दो से कितने बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। आप ही सोचो, यहाँ क्या जटिल प्रक्रियाएं चल रही हैं? क्या यहाँ जटिल प्रक्रियाएं चल रही हैं? नहीं। कैसी प्रक्रिया चल रही हैं?
सरल है, एक कोशिका है, उसी में सारी कहानी चल रही है, उसी में पाचन चल रहा है, उसी में सब आपका प्रजनन चल रहा है, सारा खेल कितनी कोशिका में चल रहा है? एक कोशिका में चल रहा है, हाँ या ना? अब हम अपने आप को देखें जिनमें कोशिकाओं की कोई कमी नहीं है, तो हमें जटिल बोला जाए या अमीबा को जटिल बोला जाए? हमको जटिल बोला जाएगा ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम जैसे जीवों में या दूसरे जीवों में नंबर ऑफ ऑर्गन्स, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स क्या है? ज्यादा है। यस और नो? तो हम जैसे जीवों को कौन सा जीव कहा जा रहा है? जटिल जीव कहा जा रहा है। और अगर हम में कोई चेंज होगा तो वो दिखेगा, हम में कोई चेंज होगा, क्या होगा? वो दिखेगा। सिंपल सी कंडीशन है, वो बहुत आसानी से दिखाई देगा। अरे भाई लोगों, तुम्हारे पास दो शर्टें हैं, कितनी शर्टें हैं? दो शर्टें हैं, चलेगा? दो शर्टों में एक को ऊपर रख दो, एक को नीचे रख दो, रोज यही कर रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर कोई तुम्हारी अलमारी देखेगा तो उसको कोई बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा क्या? नहीं। अब तुम्हारे पास 50 शर्टें हैं, ठीक है? तुम उसमें थोड़ा सा चेंज करोगे, दिखेगा कि यार ये वाली शर्ट आज इधर रख दी, ये वाली इधर रख दी, ये रख दी, तो कहाँ ज्यादा चेंजेस दिखेंगे? 50 वाली। 50 मतलब जटिल में ज्यादा चेंजेस दिखेंगे कि सरल में ज्यादा चेंजेस दिखेंगे? जटिल जीवों में चेंजेस क्या दिखाई देते हैं बेटा? ज्यादा तेजी से दिखाई देते हैं। यही कहलाता है कौन सा विकास? जैव विकास। यस और नो? तो जैव विकास में तीन बातें समझो। पहली कंडीशन जैव विकास में यह है कि प्रत्येक जीव के अंदर एक समय के साथ क्रमिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? क्रमिक परिवर्तन होता है। उसी को कौन सा विकास कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। कौन सा विकास कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जैव विकास समय के साथ लगातार चलता रहता है, बढ़ता नहीं है, चलता रहता है। सिंपल सी कंडीशन है, ये कभी भी रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। और जटिलतम जीवों में जैव विकास की संभावनाएं सरलतम जीवों की अपेक्षा क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं। ये बेसिक कंडीशन आपको कौन से विकास के लिए याद रखना है? जैव विकास के लिए याद रखना है। तो 3 पॉइंट लिखो। हाँ बच्चा, बिल्कुल चल रहा है, ठीक है? उठते बैठते सोते हुए सब तरीके से कौन सा विकास चल रहा है? जैव विकास। जैव, मैंने कहा ना, जैव विकास रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। सिंपल सी कंडीशन है, हाँ या ना? जैव विकास लगातार समय के साथ क्या रहता है बेटा? चलता रहता है, ठीक है? अभी इसकी जब थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं है। ये इतनी स्लो है कि कई जनरेशन तक समझ में नहीं आता। कई जनरेशन तक क्या नहीं आता बेटा? समझ में नहीं आता कि ये प्रोसेस चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है? पर जैव विकास कभी भी रुकता नहीं है। ये बेसिक पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और जब थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है? तो पहले तो लिखो, 3 पॉइंट में लिखो। हेडिंग क्या है? जैव विकास, ठीक है? 3 पॉइंट में लिखो। पहला पॉइंट, जीवों में, जीवों में, जीवों में समय के साथ, जीवों में समय के साथ होने वाला क्रमिक परिवर्तन, जीवों में समय के साथ होने वाला क्रमिक परिवर्तन, जीवों में समय के साथ होने वाला क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन कौन सा विकास कहलाता है? जैव विकास कहलाता है, ठीक है? होने वाला क्रमिक परिवर्तन कौन सा विकास कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। फुल स्टॉप लगाओगे, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है? जैव विकास, जैव विकास जीवों में, जैव विकास जीवों में चलने वाली, जैव विकास जीवों में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। जैव विकास जीवों में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है जो कभी भी, जैव विकास जीवों में चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो कभी भी रुकती नहीं है, या समय के साथ निरंतर चलती रहती है। जो कभी भी रुकती नहीं है या समय के साथ निरंतर चलती रहती है। जो कभी भी रुकती नहीं है, समय के साथ लगातार चलती रहती है, ठीक है?
लिख लिया। और थर्ड, जटिल जीवों में, जटिल जीवों में, जटिल जीवों में जैव विकास, ठीक है। जटिल जीवों में कौन सा विकास बेटा? जैव विकास सरल जीवों की अपेक्षा, सरल जीवों की अपेक्षा ज्यादा दिखाई देता है। जटिल जीवों में जैव विकास सरल जीवों की अपेक्षा ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो पहले तो जैव विकास की कहानी समझो। दुनिया में जैव विकास की कहानी ये है कि हम कैसे बन रहे हैं, क्या कहानी है, हमारे अंदर चेंजेस कैसे हो रहे हैं। ये सब हम कौन से विकास से पढ़ते हैं बेटा? जैव विकास से पढ़ते हैं, जो देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैव विकास मैं फिर कह रहा हूं, समय के साथ लगातार क्या होगा? चलता रहेगा, उसमें कभी भी चेंजेस या परिवर्तन नहीं आएंगे। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है। अब जैव विकास को समझने के लिए बेसिकली तीन थ्योरी से समझा जाता है। कितनी थ्योरी से समझा जाता है? तीन थ्योरी है जो किसको समझाती हैं? जैव विकास को समझाती हैं, जिसमें से पहली थ्योरी आती है, इट इज लेमार्कवाद, ठीक है, जिसको हिंदी में आप लेमार्कवाद कहते हो, इंग्लिश में आप लेमार्किज्म प्रिंसिपल कहते हो। क्या कहते हो बेटा? लेमार्किज्म प्रिंसिपल कहते हो। तो जैव विकास को समझने की जो पहला सिद्धांत है वो कौन सा है? लेमार्कवाद है, जो देखने को मिलेगा, ठीक है। नहीं, उम्र का बढ़ना आपके मेटाबॉलिक कंडीशंस पर है, ठीक है। सिंपल सी बात है। उम्र आपकी क्या है? आपकी ग्रोथ है। एक एक बेसिक चीज समझो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब आता है तो वो अपनी एक एनर्जी लेकर आ रहा है। ये सोनो, उसका अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका एक बॉडी की एनर्जी है, उसके पास एक लिमिटेड चीजें हैं जिसका वो यूज कर रहा है, ठीक है। आपके शरीर का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। क्षरण मतलब धीरे धीरे चीजें क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। और एक समय के बाद जब जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी धीमी पड़ जाएंगी तो शरीर किसी काम का रहने वाला नहीं है। वो एक कहानी है, वो एक साइकिल है जो चल रही है। लेकिन हम चेंज कैसे हुए? सिंपल समझो, जैव विकास को एक एक बेसिक चीज से समझो। मैंने कहा ना, आज से 50 लाख साल पहले क्या इस धरती पर मानव थे? नहीं। सिंपली आपसे कहा जाता है कि भैया हम, हमारे जो नियरेस्ट पूर्वज हैं वो चिंपैंजी हैं। हमारे नियरेस्ट पूर्वज कौन है? चिंपैंजी है। ये सुनो, क्या ये जो चिंपैंजी है ये एक दिन में क्या मानव बन गए हैं? नहीं, इनको अपने आप को चेंज करने में क्या लगा है? समय लगा है। ये सुनो, नई प्रजातियों को आने में क्या लगता है? समय लगता है। उसी को हम कौन सा विकास कहते हैं? जैव विकास कहते हैं। इसका जन्म मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी बात है, नई प्रजातियों का बनना, नए स्पीसीज का बनना, ठीक है। पृथ्वी के ऊपर नई जातियों का आना, सिंपल सी कंडीशन है। ये आई कैसे, ये बनी कैसे? ये सब कौन सा विकास समझाता है बेटा? आपका जैव विकास समझाता है, जो देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा कि जीवों में होने वाला कौन सा परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन, कौन सा विकास कहलाता है? जैव विकास। और हम जैव विकास को कितनी थ्योरी से समझ रहे हैं? तीन। पहली कौन सी है? लेमार्कवाद। कौन सी थ्योरी है बेटा? लेमार्कवाद है। दूसरी थ्योरी बड़ी फेमस है, इट इज डार्विनवाद। कौन सी थ्योरी है बेटा? डार्विनिज्म है या डार्विनवाद है, जो देखने को मिलेगा, ठीक है। और तीसरी थ्योरी होती है उत्परिवर्तनवाद। कौन सी होती है? उत्परिवर्तनवाद होती है, जिसको आप म्यूटेनिज्म कहते हो, जो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैव विकास को बहुत सिंपल तरीके से समझने के लिए कितनी थ्योरी का सहारा लिया जा सकता है? तीन थ्योरीज का सहारा लिया जा सकता है। पहली लेमार्कवाद, दूसरी डार्विनवाद, और तीसरी उत्परिवर्तनवाद। ये तीनों थ्योरी से आप पूरा का पूरा कौन सा विकास समझ सकते हो बेटा? जैव विकास समझ सकते हो। मतलब एक एक बेसिक ओवरव्यू आपके दिमाग में आ सकता है, अगर आपको कौन सी थ्योरी याद रहती है बेटा? लेमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद आपको याद रहते हैं, चलेगा। तो नीचे लिखो, जैव विकास को समझने के लिए, जैव विकास को समझने के लिए, जैव विकास को समझने के लिए
चलेगा। जैव विकास को समझने के लिए कौन कौन सी थ्योरी को समझा जा सकता है? लेमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद को समझा जा सकता है। जैव विकास को समझने के लिए लेमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद को समझा जा सकता है। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद को समझा जा सकता है। यहां तक की कहानी क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हम एक एक से थ्योरी को समझते हैं ताकि हमको सारी कहानी क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, हमारे पास जो पहली थ्योरी है, वो पहली थ्योरी है कौन सी थ्योरी बेटा? लेमार्कवाद। ठीक है, पहली थ्योरी कौन सी है बेटा? लेमार्कवाद है जो देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप लिखोगे नहीं, बस सुनोगे। बाद में पॉइंट टू पॉइंट चीजों को लिख लोगे, बस सुनना शुरू करोगे। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि 1809, ठीक है, कब का बात है बेटा? 1809 के आसपास की बात है कि 1809 के आसपास, ठीक है, एक साइंटिस्ट हुए, मेनली बिलोंग्स टू फ्रांस, जिनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट, जीन बैप्टिस्ट दी लेमार्क। ठीक है, तो 1800 कब की बात है बेटा? 9 के आसपास की बात है। एक वैज्ञानिक है, नाम क्या है? जेन बैप्टिस्ट दी लेमार्क। और तुम लोग केवल क्या याद रखोगे? लेमार्क याद रखोगे, पूरा नाम याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो 1809 में एक व्यक्ति हुए हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। कौन से व्यक्ति हैं? लेमार्क नाम के व्यक्ति हैं। इन्होंने जीवन के एवोल्यूशन के संबंध में, कि विकास क्या होता है, कैसे जीव विकसित होते हैं, कैसे उनके शरीर में परिवर्तित आते हैं, इसको लेकर पहली बार किसी चीज को समझाने का काम किसने किया बेटा? आपके लेमार्क ने किया। चलेगा, तो लेमार्क साहब, सिंपल सी बात है, अपना सबसे पहला कॉन्सेप्ट कब देते हैं? 1809 के आसपास देते हैं। सिंपल सी कंडीशन है, 1809 के आसपास लेमार्क साहब ने एक रिसर्च करना कंप्लीट किया, या रिसर्च की कहानी को पूरा किया। और उन्होंने जिराफ के ऊपर रिसर्च किया। किसके ऊपर रिसर्च किया? जिराफ के। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, कहीं से तो समझना है। तो किसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया बेटा आपके? जिराफ। समझते हैं? हाँ या ना? जिराफ देखा है, जिसकी गर्दन क्या होती है? लंबी होती है। उसी जिराफ के ऊपर रिसर्च किसने किया बेटा? आपके लेमार्क ने किया। और रिसर्च करने के बाद लेमार्क साहब अपनी एक किताब लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? एक बुक कंपाइल करते हैं। उस किताब का नाम है फिलोसफिक जूलॉजिक। कौन सी किताब लिखी है बेटा आपकी? फिलोसफिक जूलॉजिक नाम की क्या लिखी है आपकी? बुक लिखी है। ठीक है, तो आपको 3 से 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात याद रखना कि आपके जैव विकास पर पहला पहला जो सिद्धांत है वो कौन सा है? लेमार्कवाद है। देने वाले व्यक्ति कौन है? जीन बैप्टिस्ट दी लेमार्क है, जिन्होंने कब दिया ये कॉन्सेप्ट? 1809 में दिया। चलेगा। अब इसको समझाने के लिए भाई, जीवों के ऊपर काम कर रहे हैं तो किसी ना किसी पर तो रिसर्च करना पड़ेगा। लेमार्क ने किसके ऊपर रिसर्च किया? जिराफ के ऊपर रिसर्च किया। और जिराफ के ऊपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने अपना एक एक बुक कंपाइल की, जिसका नाम क्या था? फिलोसफिक जूलॉजिक। ठीक है, और इस किताब के अंदर लेमार्क ने पहली बार कौन से प्रिंसिपल को समझाया? लेमार्किज्म प्रिंसिपल को समझाया। या पहली बार किसको बताया बेटा? लेमार्कवाद को बताया, जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन सी किताब लिख रहे हैं? फिलोसफिक जूलॉजिक नाम की किताब लिख रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने पहली बार अपना पूरा लेमार्कवाद की क्या समझाई है? कहानी को समझाने का काम किया है। ठीक है, ये बेसिक कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कौन सी किताब लिखी गई? फिलोसफिक जूलॉजिक। बोलो, सिंपल सी बात बोलो, ध्यान से सुनो। लेमार्कवाद कब दिया गया? 1809। देने वाले व्यक्ति? लेमार्क। सिंपल सी बात है, किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं? जिराफ के ऊपर। कौन सी किताब लिख रहे हैं? फिलोसफिक जूलॉजिक नाम की किताब लिख रहे हैं। और पूरा का पूरा जो भी उन्होंने रिसर्च किया था, कौन सी किताब में लिख दिया?
फिलोसफिक जूलॉजिक, ठीक है। अब उनका जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो 4 पॉइंट में समझ में आएगा। कितने पॉइंट में समझ में आएगा? 4। यानी कि इस किताब के अंदर उन्होंने जो भी लिखा वो कितने पॉइंट में समझ में आता है? 4 पॉइंट में समझ में आता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुनना। लेमार्क को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो लेमार्क पहले पॉइंट में कहते हैं वातावरण का सीधा प्रभाव, ठीक है। पहले पॉइंट में उन्होंने कहा कि वातावरण का कैसा प्रभाव? सीधा प्रभाव। लेमार्क अपने पहले पॉइंट में कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जीव के ऊपर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो पादप हो, चाहे कोई भी हो, लेमार्क का कहना यह था कि प्रत्येक जीव के ऊपर वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ता है? सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर इन्वायरमेंट में चेंज होगा उसका भी इफेक्ट पड़ेगा, इन्वायरमेंट में चेंज नहीं होगा उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि प्रत्येक जीव के ऊपर डायरेक्ट कौन इफेक्ट करता है? इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, सिंपल सी कंडीशन है। और प्रत्येक जीव के जीवन का निर्धारण भी कौन करता है? इन्वायरमेंट करता है। बहुत सिंपल सी कंडीशन है। इन्वायरमेंट जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा आपके किसके ऊपर बेटा? आपकी लाइफ के ऊपर, आपके नेचर के ऊपर, आपकी संरचना के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। किसका? इन्वायरमेंट का। ये बात किसने कही सबसे पहले? लेमार्क ने कही कि प्रत्येक जीव के ऊपर वातावरण का कौन सा प्रभाव पड़ता है? सीधा प्रभाव पड़ता है। हाँ या ना? हाँ बोलते रहना है, ठीक है। आप लोग अभी कमरे में बैठे हो, एसी वेसी चल रहा है, मजे में बैठे हो, ठीक है। सिंपल सी कंडीशन है। अभी आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? अलग है। बाहर जाओगे चीजें क्या होंगी? अलग होंगी। सिंपल सी कंडीशन है। किसका इफेक्ट पड़ा? वातावरण का इफेक्ट पड़ा। और आप पे ही नहीं पड़ा, सब पर पड़ता है। दुनिया में जितने भी जीव हैं उनके ऊपर वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ता है? सीधा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कैसा इन्वायरमेंट है बेटा? डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट है जो देखने को मिलेगा। सिंपल सी कंडीशन है। तो प्रत्येक जीव के ऊपर वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ेगा? सीधा प्रभाव पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चाहे कोई भी हो, किसी भी हैबिटेट में रह रहा हो, उस हैबिटेट का सीधा इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में लेमार्क ने कहा कि आपका अगर वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ता है? सीधा प्रभाव पड़ता है, तो जीवों के अंदर पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। पर्यावरण के अनुसार किसकी क्षमता पाई जाती है? अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। यानी कि सबसे पहली बात तो आपके ऊपर इन्वायरमेंट का कैसा कैसा फर्क पड़ा? सीधा प्रभाव पड़ा। लेकिन आपके पास इतनी कैपेसिटी है, या किसी भी जीव के पास इतना तो सामर्थ्य है कि वो अपने आप को किसके हिसाब से ढाल सकता है? वातावरण के हिसाब से ढाल सकता है। वातावरण के हिसाब से अपने आप में चेंजेस कर सकता है। सिंपल सी बात है। इसी को कहते हैं पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। सिंपल कंडीशन है। यस और नो? प्रत्येक जीव चाहे वो किसी भी हैबिटेट में रह रहा हो, वो अपने आप को कोशिश करेगा एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करने की? ढालने की। अपने आप में चेंजेस करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। उसी को कहा जाता है पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। किसके अनुसार अनुकूलन बेटा? पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, ठीक है। तो लेमार्क ने 2 पॉइंट बहुत सिंपल समझा है। पहला, प्रत्येक जीव के ऊपर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रत्येक जीव के ऊपर वातावरण का क्या पड़ता है? सीधा प्रभाव पड़ता है। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कैसा पड़ता है? डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ या ना? ठीक है। और अगर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट का, तो प्रत्येक जीव के पास अपने आप को लंबे समय तक अनुकूलित करने की क्या होगी? क्षमता होगी कि वो अपने आप को क्या कर ले? पर्यावरण के हिसाब से ढाल ले।
ये पॉइंट हम फिर से रिपीट करेंगे डार्विन में, इसलिए ध्यान से समझ लीजिए कि हम कोशिश करते हैं अपने आप को पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुसार चेंज करने की। सर्दी आती है तो क्या करते हो? गर्म कपड़े पहन के घूमते हो, हाँ या ना? क्यों पहनते हो? क्यों पहनते हो? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास क्या है? दिमाग है कि हमको क्या पहनना है, स्वेटर पहनना है। ठीक है, जानवरों के पास ठीक है उतना फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन उनके शरीर में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि ठंड में क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ये सोनो बहुत सिंपल सी कंडीशन है। तो बच्चा, बहुत सिंपल कहानी कि हम सब अपने आप को किसके हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या केवल हम नहीं, दुनिया में जितने जीव हैं सब कोशिश करते हैं अपने आप को नेचर के हिसाब से क्या करने की, ढालने की, हाँ या ना? और जो नेचर के हिसाब से नहीं ढाल पाएगा वो निपट लेगा, सिंपल सी कंडीशन है, हाँ या ना? वो सरवाइव नहीं कर सकता। वो डार्विन बताएगा आगे चलकर, जब आप डार्विन पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। तो पहली पॉइंट, पर्यावरण का सीधा प्रभाव। दूसरा, पर्यावरण के अनुसार क्या किया जा सकता है, अनुकूलन किया जा सकता है। दोनों पॉइंट क्लियर हैं। तीसरे पॉइंट में लेमार्क ने कहा अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता। अंगों की उपयोगिता एवं क्या बेटा, अनुपयोगिता। क्लियर है क्या होता है? ध्यान से सुनना। लेमार्क ये कहता है कि कोई भी जीव जब अपने अंगों का ज्यादा उपयोग करता है, ठीक है, अपने किसी भी अंग का क्या करता है, ज्यादा उपयोग करता है, उससे ज्यादा काम लेता है, तो उन अंगों के ग्रो करने के या बढ़ने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। सिंपल सी कंडीशन है कि जिन अंगों का इस्तेमाल क्या किया जाएगा, ज्यादा किया जाएगा, जिन अंगों से उपयोग ज्यादा लिया जाएगा, उसके बढ़ने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। उनके उनके ग्रो करने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और दूसरी तरफ लेमार्क ये कहता है कि जिन अंगों का उपयोग क्या किया जाता है, कम किया जाता है, जिन अंगों का बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो धीरे धीरे समय के साथ जीवों में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता, यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ द ऑर्गन। इंग्लिश में कहा जाता है कि यूजेस एंड डिसयूजेस ऑफ द ऑर्गन, मतलब अंगों का उपयोग किया जाएगा तो वो ग्रो करेंगे, नहीं किया जाएगा तो उनके उनके घटने के क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझना चाहें तो हमारी जो बड़ी आंत है, जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन या कौन सी आंत कह रहे हैं, बड़ी आंत कह रहे हैं, पाचन तंत्र पढ़ोगे आगे चलकर तो पाचन तंत्र में कौन सी आंत मिलेगी, बड़ी आंत मिलेगी। बीच में सेंटर में छोटी आंत मिलेगी, उसके चारों तरफ कौन सी आंत होगी, बड़ी आंत होगी। आपकी बड़ी आंत के तीन हिस्से होते हैं, पहला होता है कीकम, दूसरा होता है कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। उस कीकम के नीचे एक छोटी सी सेल पड़ी रहती है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, सुना है? ठीक है, कितने लोगों ने अपेंडिक्स सुना है और कितने लोग अपेंडिक्स पहली बार सुन रहे हैं? कोई बात नहीं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, इतना तो सुना होगा। किन्हीं किन्हीं लोगों का अपेंडिक्स का क्या होता है, ऑपरेशन। पहली बात तो अपेंडिक्स बीमारी नहीं है, ठीक है, आज के बाद नहीं बोलेंगे, सिंपल सी बात है। हमारे शरीर में एक ऑर्गन है छोटा सा, ठीक है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में या बड़ी आंत में नीचे एक छोटा सा क्या है बेटा, एक सेल या अपेंडिक्स का एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का पार्ट होता है। एक समय पर ये एक्टिवली काम कर रहा है, यस और नो? हमारे पूर्वजों को जब देखोगे तो उनके अंदर ये एक्टिवली क्या करता था, काम करता था। इस अपेंडिक्स से हम डाइजेशन में मदद लेते थे, पाचन में मदद लेते थे, और विशेषकर तब बचत लेते थे जब हम सेलुलोज वगैरह को क्या कर लेते थे, खा लेते थे। जब हम कच्चा मांस पत्ते वगैरह कुछ भी खा रहे थे तो उनको पचाने के लिए कौन काम आ रहा था, अपेंडिक्स काम आ रहा था। क्या काम आ रहा था, अपेंडिक्स। लेकिन जैसे ही तुमने ये जंगल के पत्ते और कच्चा मांस खाना क्या कर दिया, बंद कर दिया, वैसे ही अपेंडिक्स से काम लेना तुमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब धीरे धीरे उस अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, वो धीरे धीरे वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया। कौन सा ऑर्गन बन गया, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मतलब इसका कोई काम नहीं है। यही बात तो लेमार्क कह रहा है कि जिन अंगों का उपयोग क्या नहीं किया जाएगा, ज्यादा नहीं किया जाएगा, उनके घटने के क्या है,
चांसेस हैं, और जिनका उपयोग ज्यादा किया जाएगा उनके क्या है, बढ़ने के चांसेस है। हमने अपेंडिक्स का यूज नहीं किया, वो हमारे शरीर में कैसा ऑर्गन बन गई है, हम अवशेषी अंग बन गई है। कैसा अंग बन गई है, अवशेषी अंग बन गई है। यस और नो, सिंपल सी कंडीशन है। कभी कभार जब ये अपेंडिक्स बढ़ जाती है, स्वेल अप हो जाती है, तो ये फिर बहुत भयंकर पेन करेगी, इन्फेक्शन करेगी, इसलिए ऑपरेट करके उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसका नहीं करता, कार्य नहीं करता। फिर मेरी बात समझो, अपेंडिक्स कार्य नहीं करता, वो आपके शरीर में पड़ा हुआ एक ऐसा ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है। एक समय करता था। हमारे पूर्वज जब कच्चा मांस, घास फूस आज से लाखों साल पहले खा रहे थे, उसको पचाने का काम कौन करता था, अपेंडिक्स करता था। पर अब डाइजेशन में उसका कोई काम नहीं है। नहीं नहीं, रिएक्टिव नहीं होगा इस तरीके से, विकास उल्टा नहीं होगा, सिंपल सी कंडीशन है। तो ये बेसिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, हाँ या ना। एक और एग्जाम्पल समझो, एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, यही है ना, अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता। लेमार्क ने सीधा कहा कि जिन अंगों का उपयोग क्या करोगे, ज्यादा करोगे, उनके बढ़ने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा है। जिनका उपयोग कम करोगे, उनके घटने के चांसेस क्या है, कम है। सिंपल सी बात है। तुम्हारे मुंह में कितने दांत हैं, 32 हैं पक्का, ठीक है। कितने दांत अमूमन होने चाहिए, 32 होने चाहिए। पर गिन के देखना, आप में से अधिकतर लोगों के 28 दांत होंगे। कितने दांत होंगे, 28 टीथ होंगे। 4 दांत आपके पास नहीं होंगे, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, एक टोटल मिला के गिनना, पूरे घर जाकर आराम से गिनना, यस और नो। होना कितने चाहिए, 32 होना चाहिए। लेकिन जर्नली लोगों के आजकल लगभग कितने दांत होते हैं, 28 होते हैं। एक उम्र के बाद कभी कभार कुछ लोगों में दांत आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, अक्कल दाढ़ आ गई है, यही चिल्लाते हो कि कौन सी दाढ़ आ गई है, अक्कल दाढ़ आ गई है, हम लोग भयंकर खुश होते हैं। आज के बाद याद रखना, उस अक्कल दाढ़ का तुम्हारी अक्कल से कोई लेना देना नहीं है। इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। कैसा ऑर्गन है बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन है, अभी आ रहा है ह्यूमन में, इसलिए दांतों की संख्या कितनी पढ़ाई जा रही है, 32 पढ़ाई जा रही है। सिंपल सी कंडीशन है। आने वाले समय में हो सकता है कि ह्यूमन में ये दांत आना ही क्या हो जाए, बंद हो जाए, कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ये जो दो दांत है ना जो आपके एक्स्ट्रा आते हैं, इनका कोई काम नहीं है। एक समय था जब आपके पूर्वज शिकार वगैरह करते थे, तो उस मांस को फाड़ने के लिए, चबाने के लिए जबड़ा क्या चाहिए था, बड़ा चाहिए था। ये सोनो, सिंपल सी बात है, क्या चाहिए था, बड़ा जबड़ा चाहिए था। उसका उसका एरिया क्या चाहिए था, बड़ा चाहिए था। जब उसका एरिया बड़ा था, सिंपल सी कंडीशन है, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ टीथ क्या थे, ज्यादा थे। अब आपको इतने दांतों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे वो आपके शरीर में आना ही क्या कर चुके हैं, बंद कर चुके हैं। अभी भी किसी किसी में आ जाते हैं, इसलिए हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमने अपने आप को खुश रखने के लिए बोल दिया अक्कल दाढ़ है, कोई अक्कल दाढ़ नहीं है। यस और नो, सिंपल सी कंडीशन है। तो हमारे शरीर, लेमार्क वही कह रहा है, लेमार्क की बहुत सिंपल कहानी। लेमार्क कहता है, पहली बात तो लेमार्क क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के ऊपर वातावरण का कैसा प्रभाव पड़ता है, सीधा। दूसरा लेमार्क क्या कह रहे हैं, प्रत्येक जीव अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से क्या कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। तीसरे में उसने क्या कहा, अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता। उसने कहा कि उसने जिराफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट, उसने कहा कि जिराफ की लंबी गर्दन ऐसे ही नहीं हुई है, इसको उपयोग पड़ा तो इसने अपनी गर्दन को खींच खींच के क्या किया है, लंबा किया है। ये सोनो, सिंपल सी बात है। अब एक दिन में नहीं हुई है, उसको जब नीचे की पत्तियां खत्म हो गई, तो आपने कभी बकरी को देखा है, बकरी की जब नीचे की पत्तियां खत्म हो जाती है तो वो अपने दोनों पैरों को उठा के किसकी तरफ खींचने की कोशिश करती है। अब जब गर्दन को स्ट्रेच करेगी तो धीरे धीरे ये गर्दन पर प्रेशर बढ़ेगा, और इसके ग्रो होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। यही बात तो लेमार्क कह रहा है कि जिस अंग का उपयोग क्या करोगे, ज्यादा करोगे, उसके बढ़ने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जिनका उपयोग कम करोगे, उनके बढ़ने के चांसेस क्या हो जाएंगे, उसके उनके घटने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात है। अब मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि हम सब किसकी संतानें हैं, चिंपैंजी से तो आए हैं। हमारा नियरेस्ट पूर्वज जो है वो ऑस्ट्रोपिथेलिकस माना जाता है। अरे तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, देखो, देखो मजेदार चीज दिखाता हूँ।
दिख रहा है? ठीक है, ये हमारे नियरेस्ट पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इंसान इनसे बना है। ठीक है, आज से लगभग, आज भी है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है ऑस्ट्रेलोपिथेलिकस, लेकिन इनमें से ही कुछ लोग क्या हुए, इवॉल्व हुए, जो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हुए, ह्यूमन में कन्वर्ट हुए। इसी को हम इवोल्यूशन कह रहे हैं। यानी कि हमारा जो नियरेस्ट पूर्वज है वो ऐसा है। ठीक है, आदि मानव से भी पहले। ठीक है, आदि मानव की कंडीशन से पहले लगभग चिंपैंजी जैसी स्थिति है, जिसको ऑस्ट्रोपिथेलिकस कह रहे हैं। अब मेरी एक बात सुनो, अंगों की उपयोगिता और क्या किस पर बात हो रही है, अनुपयोगिता पर बात हो रही है। इसको ध्यान से देखो, इसमें और तुम में क्या अंतर है, इसके और तुम्हारे फेशियल कंडीशन में क्या अंतर है। इसका मुंह आगे की तरफ क्या है, निकला हुआ है। ये सोनो, आगे की तरफ क्या है, निकला, इसका जबड़ा आगे की तरफ निकला हुआ है, हाँ या ना। शरीर पर बाल क्या है, ज्यादा है। क्यों, सोचो क्यों। क्योंकि इन्फेक्शन से बचना है। किससे बचना है, इन्फेक्शन से बचना है। जंगल में रहना है, रोज नहाना नहीं है, कई प्रकार का इन्फेक्शन होगा, बचने के लिए बाल क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। आज तुम लोगों ने नहाना धोना सीख लिया, इन्फेक्शन से बचने के लिए बढ़िया से तुम लोग डिटॉल भी डाल लेते हो पानी में, हाँ या ना। सही तरीके से अपने आप को बैलेंस करना सीख लिया है, चलेगा। सिंपल सी कंडीशन है। तो आप ही सोचिए, क्या आपको इतने बालों की आवश्यकता है, नहीं। धीरे धीरे आपके शरीर से हेयर कंडीशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। धीरे धीरे आपके शरीर से बाल क्या होते जा रहे हैं, कम। पहले पूरी बॉडी पर हुआ करते थे, अब लिमिटेड एरिया में बाल आते हैं। ये सोनो, यही तो है अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता। सिंपल सी बात है। अब जहां बालों की जरूरत, पहले आपके चेस्ट एरिया से लेके हर जगह पर क्या होते थे, बाल होते थे। अब उतने बाल आपको देखने को नहीं मिलते। सिंपल सी कंडीशन है। वो एक अलग बात है कि लड़कों को आजकल शौक चढ़ा है कि दाढ़ी बढ़ाना है बड़ी बड़ी, कोई आवश्यकता नहीं है जिसकी। यस और नो, इट इज अ इन्फेक्शियस कंडीशन। ये आपकी क्या क्या क्रिएट करती है, इन्फेक्शन क्रिएट करती है। बियर्ड सबसे ज्यादा क्या क्रिएट करती है, इन्फेक्शन क्रिएट करती है। और आप एवोल्यूशन में पीछे चल रहे हो भाई। सिंपल सी बात है, आपको इसकी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। सेकेंड कंडीशन इज दैट इसका जबड़ा देखो, इसका जबड़ा देखो और अपना जबड़ा देखो। इसको कच्चा खाना खाना होता था। इसको क्या खाना होता था, कच्चा खाना खाना होता था। इसको चबाना ज्यादा पड़ता था, इसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती थी। इसलिए इसके पास दांत भी क्या थे, ज्यादा थे, आगे की तरफ निकले हुए थे। ये अपना खाना 6 घंटे चबाता था भाई लोगों। 24 में से 6 घंटे केवल क्या करने में जाते थे, खाने चबाने में जाते थे। इसलिए जबड़ा क्या था, बड़ा था। ठीक है, अब तुम्हें मिल गई आग, तुमने किस पर कंट्रोल कर लिया, आग पर कंट्रोल कर लिया। जिस आग से जानवर भाग रहे थे, तुमने उस आग को कंट्रोल किया, तुमने खाने को बनाना सीख लिया। जो कच्चा खाना था, जिसको बहुत ज्यादा तुम्हें पीसना पड़ रहा था, ब्रेक करना पड़ रहा था, तुमने आग में उसको क्या कर लिया, सिंपल कर लिया। तुम्हें अब वो फाड़ना चीतना इतना काटना नहीं है, इसलिए तुम्हें इतने बड़े जबड़े की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा जबड़ा अपने आप क्या पहुंच गया, पीछे पहुंच गया। इसी को तो कह रहे हैं अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता। ये बात किसने समझाई, लेमार्क ने समझाई। ये सुनो, तो यही कंडीशन है कि समय के साथ जिन अंगों का उपयोग क्या किया जाता है, ज्यादा किया जाता है, उनके बढ़ने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। जिन अंगों का उपयोग क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, वो समय के साथ क्या हो जाएगा, उनका ह्रास हो जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है। तो लेमार्क के 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ या ना। लेमार्क के 3 कहानी क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो लेमार्क में पहला क्या बोला, वातावरण का सीधा प्रभाव। दूसरा, पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। तीसरा, अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता। ठीक है, चौथा पॉइंट सुनो। ठीक है, लेमार्क को हम पूरी तरह से सही नहीं मानते जैव विकास में, क्योंकि उसका चौथा पॉइंट पूरी तरह से ठीक नहीं है। ठीक है, चौथे पॉइंट में उसने कहा उपार्जित लक्षणों की, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। क्या कहा बेटा उसने, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ये क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। इसको इसको इंग्लिश में कहा जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर।
यस और नो? लेमार्क ने चौथे पॉइंट में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट वाली बात की जो पूरी तरह से ठीक नहीं है। उसने ये कहा कि जब आप अंगों का उपयोग ज्यादा करोगे या कम करोगे तो ये आपके आपकी एक उपार्जित लक्षण है। कैसे लक्षण है? उपार्जित लक्षण है, मतलब जो आपके आपके पास आ गए हैं, सिंपल सी कंडीशन है। अब उसने ये कहा कि ये उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से कहाँ जाते हैं? दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ये सही नहीं है। सिंपल सी कंडीशन है कि उपार्जित लक्षण कभी कभार एक आध पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो सकते हैं, पर ये कोई परमानेंट स्थिति नहीं है। ये सोनो सिंपल सी कंडीशन है। जैसे मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल से समझो, बहुत बेसिक एग्जांपल से। सिंपली कंडीशन इज दैट, जैसे जैसे हमारे सुनील भाई है, ठीक है, सुनील भाई के पास एक एक नॉर्मल बॉडी है। बोलो हाँ। एक ऐसी बॉडी है, नॉर्मल बॉडी कंडीशन है। अब सुनील भाई को जिम का शौक लगा। किसका शौक लगा? जिम का शौक लगा। ये गए जिम विम की, खाना पीना भयंकर खाया, सिक्स पैक ऐप आ गए और बेहतरीन सी बॉडी बन गई। ये जो इनकी बॉडी में बदलाव हुआ है, ये इनका इनका परमानेंट बदलाव है या इन्होंने उपार्जित किया है उसको? उपार्जित किया है। क्या किया है? उपार्जित किया है। क्या इनके जो आने वाली संतानें होंगी वो सिक्स पैक ऐप के साथ पैदा होंगी? ये सोनो, ये यही कह रहा है। ये कह रहा है कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से कहाँ जाते हैं? दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ये बात ठीक नहीं है। ये सोनो, लेमार्क का चौथा पॉइंट थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट था कि इनहेरिटेंस कैरेक्टर जो है, एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है, वो एक पीढ़ी से कहाँ जाते हैं? दूसरी पीढ़ी में। जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा, कभी कभार चले जाते, एक आध पीढ़ी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक्वायर्ड कैरेक्टर कहाँ जाएगा? एक जनरेशन से कहाँ जाएगा? दूसरी जनरेशन में। ये जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। इसीलिए इसीलिए तो है कि अभी किसी किसी के 32 दांत आ रहे हैं, किसी किसी के नहीं आ रहे हैं। यानी कि कभी कभार उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से कहाँ चले गए? दूसरी पीढ़ी में। कभी कभार नहीं गए। धीरे धीरे ये कहानी चलती जाती है। ठीक है, तो 4 पॉइंट है लेमार्क की थ्योरी के। कितने? 4, जिसमें से 3 तो बहुत बहुत क्लियरली समझ में आएंगे। पहला, वातावरण का सीधा प्रभाव। दूसरा, पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। तीसरा, अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता। चौथा पॉइंट जो है, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, जहां लेमार्क कहता है कि उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। ठीक है, उपार्जित लक्षण ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर वही वाली कहानी थी कि ऐसे में तो फिर एक पीढ़ी को मेहनत करनी है, दूसरी पीढ़ी को फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उपार्जित लक्षण अपने आप क्या होते रहते? ट्रांसफर होते रहते, ऐसी कंडीशन नहीं होते। ठीक है, तो उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते, मतलब ये नहीं कि कभी नहीं होते, कभी कभार हो भी जाते एक आध बार, लेकिन ऐसी कोई परमानेंट स्थिति नहीं है। चलेगा? तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, ये बात किसने समझाई थी? लेमार्क ने समझाई थी। कितने हाँ बच्चा? नहीं नहीं नहीं, आपको वही समझ, अभी अभी इसके ऊपर दो थ्योरी और आएंगे। डार्विन भी आएगा, और कौन आएगा बेटा आपका? अभी उत्परिवर्तन आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि कहानी कैसे चल रही है। जब तक कोई भी चेंज जेनेटिक्स का हिस्सा नहीं बनता, आनुवांशिकता का हिस्सा नहीं बनता, तब तक वो परमानेंट ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, तो उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मे भी ट्रांसफर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यहाँ तक ये कहानी क्लियर है? तो सबसे पहले तो आप लेमार्कवाद लिखोगे और इतने ही पॉइंट लिखोगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स लिखना है शॉर्ट कंडीशन में। लेमार्कवाद कब दिया गया? 1809। किसके द्वारा दिया गया? जीन बैप्टिस्ट दी लेमार्क के द्वारा दिया गया। ठीक है, किसके ऊपर शोध किया गया? जिराफ के ऊपर शोध किया गया। किताब का नाम? फिलोसफिक जूलॉजिक। कौन सी किताब है बेटा? फिलोसफिक जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक।
यहाँ तक ये कहानी क्लियर है। और उसके बाद सीधा डालेंगे लेमार्क के सिद्धांत के या लेमार्कवाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये चारों बिंदु लिखेंगे आप। वातावरण का सीधा प्रभाव, पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता, और उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। ठीक है। ठीक है, बाकी आपका डिटेलिंग आपको प्रॉपर मिल जाएगी। यहाँ तक ये कहानी क्लियर है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कौन सा है, लेमार्कवाद है जो आपको देखने को मिलेगा। इसी फंडे को हम कौन सा वाद कहते हैं, लेमार्कवाद कह रहे हैं, जो देखने को मिलेगा। अब क्या लेमार्कवाद की कहानी पूरी तरह से ठीक है? पूरी तरह से ठीक नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि उपार्जित लक्षणों की क्या कह रहा है, वंशानुगति की उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहे हैं। ये कहानी पूरी तरह से जमने वाली नहीं है। ठीक है, तो आगे चलकर एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जैव विकास पर अपना एक अलग सिद्धांत दिया, जिसको हम कहते हैं कौन सा वाद बेटा, डार्विनवाद। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी कौन सा वाद, डार्विनवाद। चलेगा? तो पहली कंडीशन आपकी लेमार्कवाद थी, दूसरा पॉइंट कौन सा है, डार्विनवाद है। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, कितने लोगों ने डार्विनवाद सुना है, या कितने लोगों ने डार्विन का नाम ही सुना है कि डार्विन नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, और कितने लोग हैं जो पहली बार नाम सुन रहे हैं डार्विन का? चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक और साइंटिस्ट आए, सिंपल सी बात है, जिनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। कौन से साइंटिस्ट हैं बेटा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। सिंपल सी बात है। अब इनको लगता है कि लेमार्क की पूरी बातें सही नहीं है। सिंपल सी बात है, ये किसको लग रहा है बेटा, आपके डार्विन को लगता है, पर कह तो नहीं सकते। सिंपल सी बात है, दुनिया किसकी बात को मान रही है, लेमार्क की बात को मान रही है, क्योंकि अभी तक कोई दूसरा रिसर्च नहीं हुआ। तो लोग किसकी बातों को मान रहे हैं, लेमार्क की बातों को मान रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है कि जीवों में उपार्जित लक्षण एक पीढ़ी से कहाँ जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अंगों की उपयोगिता अनुपयोगिता सारी बातें किसकी मानी जा रही हैं, लेमार्क की मानी जा रही हैं। ठीक है, अब लेमार्क की सारी बातें मानी जा रही हैं, पर डार्विन को लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस है। अब ऐसे तो नहीं कह सकते कि लेमार्क साहब आप गलत हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना डार्विन को। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो मेनली ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, कहां से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। डार्विन साहब ने, अभी लिखोगे नहीं सुनोगे बस, डार्विन साहब ने अपना लगभग रिसर्च शुरू किया 1831 में। कब शुरू किया बेटा, 1831 में आपके डार्विन साहब अपना क्या शुरू करते हैं, रिसर्च शुरू करते हैं, शोध शुरू करते हैं। ठीक है, रिजल्ट नहीं दिया, अपना क्या शुरू किया, रिसर्च शुरू किया। ठीक है, अब डार्विन साहब क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। 1831 में डार्विन साहब एक जहाज पकड़ते हैं जिसका नाम है बीगल। ये जहाज पेपर में प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, पता है कौन सा जहाज है, बीगल नाम का जहाज है। तो डार्विन साहब ने एक एक जहाज का टिकट खरीदा। कब खरीदा, 1831 में। सिंपल सी बात है। और 5 साल के लिए डार्विन साहब निकल गए वर्ल्ड टूर पर। ये सुनो, इस पानी के जहाज से डार्विन साहब ने लगभग कितने साल यात्राएं की, 5 साल यात्रा की, वर्ल्ड टूर किया, लगभग पूरे विश्व को घूमा। ठीक है, और ये पूरे विश्व का घूमना कब तक चला, 1831 से कब तक चला है,
1836 तक डार्विन साहब बीगल नामक जहाज से वर्ल्ड टूर करते हैं। ठीक है, जगह जगह जाते हैं, वहाँ के एनिमल्स का, वहाँ के प्लांट्स का, जो भी स्पीसीज हैं उनके बिहेवियर्स को समझते हैं, विशेषकर एनिमल्स के बिहेवियर को समझते हैं, क्या कहानी है, वहाँ से सैंपल क्रिएट करते हैं, नोट्स क्रिएट करते हैं। ये सारे काम किसने किए बेटा? आपके डार्विन साहब ने किए। कब तक किए? 1836 तक किए। कब तक किए बेटा? 1836। कितने साल काम किया? 5 साल। 1836 के आसपास डार्विन साहब पहुंचे पैसिफिक ओशियन में, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो डार्विन साहब कौन से महासागर में पहुंचे हैं बेटा? आपके प्रशांत महासागर में पहुंचे हैं। कब पहुंचे हैं? 1836 के आसपास। और प्रशांत महासागर पर एक छोटा सा द्वीप हुआ करता था, जैसे हमारे यहाँ अंडमान निकोबार है, ऐसा ही एक छोटा सा द्वीप है प्रशांत महासागर में। इट इज गैलापैगस। कौन सा द्वीप है बेटा? गैलापैगस। ये द्वीप का नाम है, आपको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, तो डार्विन साहब ने कौन से ओशियन की यात्रा की? प्रशांत महासागर पहुंचे। प्रशांत महासागर में कौन सी जगह पे पहुंचे? एक छोटे से द्वीप के ऊपर पहुंचे। कौन सा द्वीप है बेटा? गैलापैगस द्वीप। ठीक है, और इन्होंने गैलापैगस द्वीप के पास जाने के बाद वहां के बर्ड्स के ऊपर, वहां की जो पक्षी हुआ करते थे, जिनको गैलापैगस बर्ड्स कहा जाता था, कौन सा बर्ड्स कहा जाता था? गैलापैगस बर्ड्स कहा जाता था। उन गैलापैगस बर्ड्स के ऊपर रिसर्च किसने किया? डार्विन ने शुरू किया। ठीक है, तो डार्विन कौन सी जगह जाते हैं बेटा आपके? प्रशांत महासागर जाते हैं। प्रशांत महासागर में सिंपल सी बात है, कौन से द्वीप पर जाते हैं? गैलापैगस द्वीप पर जाते हैं, और वहां की किसके ऊपर रिसर्च करते हैं? बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करते हैं। चलेगा? तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि डार्विन ने किया क्या क्या। तो डार्विन ने अपने शोध की शुरुआत कब से कब तक की? 1831 से 1836 तक। कौन से जहाज से? बीगल नामक जहाज से समुद्री यात्राएं की, अलग अलग देशों में गए, और फाइनली कौन से ओशियन में गए? प्रशांत महासागर में। कौन से द्वीप पर गए? गैलापैगस द्वीप पर गए, और वहां की किसके ऊपर? बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। चलेगा? और वहां की बर्ड्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद फाइनली डार्विन ने 1859 में जाकर, बहुत लंबा रिसर्च किया भाई, ये सुनो सिंपल सी बात है, फाइनली डार्विन ने कब जाकर बेटा? 1859, 1859 में जाकर अपनी एक फेमस किताब लिखी है। ठीक है, जैसी लेमार्क ने एक किताब लिखी थी, वैसे ही उन्होंने जो भी समझा, जो भी कहानी उन्होंने समझ में आई, जो भी थ्योरी उन्होंने दी, उन सबको उन्होंने किसकी फॉर्म में कंपाइल कर दिया? एक किताब के रूप में लिख दिया, कि डार्विन ने जो भी शोध किया उसकी एक क्या बना दी? किताब बना दी। चलेगा? और बहुत फेमस किताब है, जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कौन सी किताब है बेटा आपकी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पूरा नाम होता है भाई, सिंपल सी कंडीशन है, पर आपको एक एक ही नाम याद रखना है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये किताब कौन लिख रहे हैं बेटा आपके? डार्विन साहब लिख रहे हैं, और ये फाइनली किताब कब आई है? 1859। ठीक है, तो 1859 में ये किताब किसने लिखी बेटा? डार्विन ने लिखी। ठीक है, और इस किताब के अंदर ही हमको कौन सा पॉइंट समझ में आया? डार्विन वाद समझ में आया। तो पहले तो डार्विनवाद के लिए क्या मेहनत की गई है वो याद रखो। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। यस और नो? लिख लो, लिखो, साइंटिस्ट का नाम लिखो, डार्विनवाद के नीचे लिखो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, शोध की शुरुआत कब की गई? 1831। ठीक है, 1831 से 1836 पर 36 तक कौन से जहाज से बेटा? बीगल जहाज से। बीगल जहाज से क्या की? समुद्री यात्राएं की। बीगल जहाज से समुद्री यात्राएं की। 1831 से 1836 तक बीगल जहाज से समुद्री क्या की? यात्राएं की। लिख लिया आपने? बीगल जहाज से समुद्री यात्राएं की।
यहाँ तक की कहानी क्लियर है? आगे बढ़े। बीगल जहाज से समुद्री यात्राएं की। उसके बाद क्या किया? प्रशांत महासागर में गैलापैगस द्वीप पर गए और वहां की पंछियों के ऊपर शोध किया। प्रशांत महासागर में गैलापैगस द्वीप पर गए, वो द्वीप का नाम है, चाहे आप इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गैलापैगस द्वीप पर गए और वहां के किसके ऊपर बेटा? पंछियों के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर रिसर्च किया। वहां के बर्ड्स पर या पंछियों पर रिसर्च किया या शोध किया। लिख लिया। और फाइनली 1859 में क्या लिखी? अपनी किताब लिखी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो फाइनली डार्विन साहब अपनी एक क्या लिखते हैं? किताब लिखते हैं जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलेगा? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब डेफिनेट सी बात है कि डार्विनवाद कौन सी किताब में लिखा है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम की किताब में लिखा है। अब अगर आपको डार्विनवाद समझना है तो सिंपल सी बात है, पूरे के पूरे आपको 6 पॉइंट समझने पड़ेंगे। किसको समझने के लिए बेटा? डार्विनवाद को समझने के लिए। कि डार्विनवाद को पूरा समराइज करना है तो कितने पॉइंट में समराइज किया जा सकता है? 6 पॉइंट में डार्विनवाद को समझा जा सकता है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ये डार्विनवाद क्या होता है ये मैं आपको कल समझाऊंगा। आपकी पहली दूसरी क्लास है, अभी मैं इतना नहीं पढ़ाना चाह रहा। कल आपको कौन सा बात समझ में आएगा? डार्विनवाद की कहानी समझ में आएगी। तो कल ध्यान से हम कहाँ से शुरू करेंगे? डार्विनवाद के इन 6 पॉइंट से शुरू करेंगे। उत्परिवर्तनवाद बहुत छोटा है और कल से फिर हमारे सेल का इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या? हाँ या ना? चलेगा? तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहीं से कहानी को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव अ गुड डे।